नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारी कृतिका पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर, जिसका नाम है साना साना हाथ जोड़ी। तो काफी टाइम से इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं और मुझे लगता है काफी अच्छे से आप लोगों को हर एक चीज समझ में आ रही है इस चैप्टर की। और जैसे कि मैंने आपको बताया, पाठ जो है एक यात्रा वृतांत है। मधु कांकड़िया जी जब सिक्किम से गैंगटोक तक की यात्रा कर रही थी तो उस समय पर उन्हें क्या क्या अनुभव हुए, और उसके बाद जब गैंगटोक से वो यूमथांग गई, यूमथांग से वो कटाव गई, अलग अलग जगहों पर जब वो गई तो उन्होंने अपने सारे अनुभव यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। आप लोगों को बताया है कि किस तरह से हमारी जो प्रकृति है उसने हमारे लिए क्या कुछ किया है और कैसे हम अपनी प्रकृति को खराब कर रहे हैं, कैसे हम बहुत अलग अलग तरह के प्रदूषण से, कभी नॉइज पॉल्यूशन, कभी एयर पॉल्यूशन, कभी वाटर पॉल्यूशन, इतना ज्यादा बढ़ाकर फैलाकर हम प्रकृति को खतरे में डाल रहे हैं। तो देखिए, काफी सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ ली थी अपने इस पूरे चैप्टर में। लगभग आज हमारे चैप्टर का एंड मुझे लगता है यहाँ पर हो जाएगा और साथ ही हम पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर भी यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने देखिए प्रकृति के साथ खिलवाड़ से संबंधित जो यहाँ पर लेखिका द्वारा बताया गया था जो पाठ, वो भी हमने पढ़ा कि किस तरह से आज की भौतिकवादी पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रकृति का निर्मम ढंग से प्रयोग कर रही है, प्रकृति का निर्मम ढंग से प्रयोग कर रही है। और मनुष्य को प्रकृति को मनुष्य को जो प्रकृति है बहुत कुछ देती है, पर उसके बदले में कुछ नहीं मांगती। और वृक्षों की अंधाधुंध कटाई, नदियों के जल का दुरुपयोग तथा कृषि योग्य भूमि पर बड़े बड़े औद्योगिक संस्थानों का निर्माण। तो जैसे कि जब लेखिका यहाँ पर आगे बढ़ी तो उन्हें वहां पर बर्फ नहीं दिखाई दी, और उन्हें जब वहां पर बर्फ नहीं दिखाई दी लायुंग में, तो तब उन्होंने वहां पर एक जो वहां का लड़का था उससे पूछा, जो वहां का निवासी जो नवयुवक था उससे पूछा, तो उसने बताया कि ये सारी चीजें हो रही है पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ने के कारण। यानी कि इसका मेन रीजन है कि जितना ज्यादा वायु प्रदूषण, जितना ज्यादा जल प्रदूषण, जितना ज्यादा ध्वनि प्रदूषण बढ़ेगा, उससे जो धरती है वो धीरे धीरे जो है अपना जो मूल रूप है उसको धीरे धीरे खो रही है। यानी कि बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं और ये चेंजेस इतनी तेजी से आते हैं कि ये बहुत ज्यादा इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं और स्वास्थ्य संबंधित भी जो परेशानियां हैं उन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। स्वास्थ्य संबंधित जो यहाँ पर एक तरह से मानव के स्वास्थ्य पर। उसके बाद लेखिका ने प्रकृति के जल संचय की व्यवस्था, जब लेखिका कटाव पहुंची तो उन्होंने उनकी जो मित्र थी मणि, क्योंकि लेखिका वहां पर बैठकर जब उनके सारे मित्र फोटो क्लिक कर रहे थे, कोई लेट रहा था वहां पर बर्फ में, कोई उछल कूद कर रहा था, तो लेखिका अपने अंदर ही मग्न थी। वो अपने मन को आध्यात्म से जोड़े हुए थी। वो उस समय सोच रही थी कि किस तरह से इतनी सुंदर सुंदर हिमशिलाओं पर यहाँ पर बैठकर हमारे ऋषि मुनियों ने किस तरह से वेदों की रचना की होगी, किस तरह से इस संसार को नई नई चीजें सिखाई होंगी। और वो यहाँ पर लेखिका कहती है कि ये प्रकृति ने हमारे लिए सर्दियों में बर्फ के रूप में, इन हिमशिलाओं के रूप में किस तरह से गर्मियों के लिए पानी इकट्ठा करके, गर्मियों के लिए पानी इकट्ठा करके रखा हुआ है। और एक तरह से यही जो हिमशालाएं हैं ये पिघलकर जलधारा बन जाती है और किस तरह से ये लोगों की प्यास बुझाती है और लोगों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। यानी कि लेखिका कहती है कि प्रकृति ने हमारे लिए संसाधनों का भंडार भरा है,
संसाधन प्रकृति हमारे लिए इकट्ठा करती है, काफी कुछ प्रकृति हमारे बारे में सोचती है, हमारे लिए करती है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उन सभी चीजों का दुरुपयोग करते हैं, उन सभी चीजों का सही सही से उपयोग नहीं करते हैं, सही तरीके से उनको यूज नहीं करते हैं। और अब यहाँ पर लेखिका ने सिक्किम के जीवन की और वहाँ की प्रकृति के बारे में बताया है। देखिए कितना सुंदर चित्र आप देख सकते हैं। जब लेखिका ने अपनी जीप जा रही थी उनकी, तो इस तरह के रास्ते के बारे में बताया था कि किस तरह से छोटा सा बिल्कुल रास्ता था और वो बर्फ से ढका हुआ रास्ता था। और देखिए यहाँ पर सिक्किम के जीवन की बात उन्होंने की है कि सिक्किम एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ का जीवन सरल नहीं है, यानी कि क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है और जीवन बहुत कठिन है वहाँ पर। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता अनवर्णनीय है, अनवर्णनीय यानी कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इतनी ज्यादा सुंदरता है यहाँ की प्रकृति में। जहाँ जगह जगह पर स्कूल नहीं है, घाटियों की तराई पर 2 ही स्कूल हैं। देखिए शुरुआत में बताया था कि वहां पर जब लेखिका सिक्किम से आगे बढ़ रही थी, उन्होंने काफी सारे स्कूली बच्चे वहां पर देखे और उस चीज का वर्णन वहां पर जितेन ने किया है। जितेन बताता है कि यहाँ पर बच्चे लगभग 4-5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर स्कूल जाते हैं और यहाँ तराई में केवल 1 ही 2 स्कूल हैं जिन पे ये सारे बच्चे पढ़ते हैं। और देखिए लेखिका काफी ज्यादा खुश होती है और जितेन बताता है कि ये बच्चे जो है काफी ज्यादा मेहनती होते हैं शुरुआत से ही, क्योंकि इनको शुरुआत से ही इतनी ज्यादा एक तरह से आदत पड़ जाती है अपने काम की, अपने मेहनत करने की। ये जब स्कूल से घर जाते हैं, इतनी शाम को ये घर पहुंचते हैं, उसके बाद ये अपनी गायों को चराने के लिए अपने माता पिता के साथ जाते हैं, यानी कि अपने माता पिता की भी पूरी मदद करते हैं। तो इस तरह से सिक्किम के जीवन की और प्रकृति की उन्होंने यहाँ पर बात की थी और बताया कि वे बच्चे स्कूल से लौटकर जंगल में लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर सिर पर उठाकर लाते हैं और घर के लिए पानी भी भरते हैं। सिक्किम के लोगों की जीविका का साधन केवल आलू और धान की खेती का व्यापार करना है। सिक्किम की प्रकृति जितनी सुंदर है, जितनी निर्मल है, वहाँ की भौगोलिक स्थिति और जनजीवन उतना ही कठोर है। यानी कि जितना हमें लगता है, जो बाहर से व्यक्ति जाएगा, जो बाहर से केवल घूमने के पर्पज से जाएगा, उसको केवल वहाँ की जो प्रकृति है वो निर्मल यानी कि सुंदर लगेगी और उसको लगेगा कि यहाँ का जो एक तरह से जो यहाँ पर रहते हैं लोग, वो बहुत खुश नसीब है कि उन्हें ये सारी चीजें रोज देखने को मिलती है, ये सारी चीजें उनकी अपनी है। लेकिन वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है और वहाँ का जो जनजीवन है, आप वहाँ पर रोज रहकर देखिए कि किस तरह से लोग वहाँ पर जीवन बिताते हैं, कैसे वो अपने लिए ईंधन की लकड़ी का इंतजाम करते हैं, कैसे अपने लिए अपनी गायों के लिए चारे का इंतजाम करते हैं, कैसे वो दूर दूर से पानी भर कर लाते हैं, कैसे वहाँ पर कभी कभी बिजली नहीं आती है, कैसे जब सर्दियों में वहाँ पर बर्फ पड़ती है तो किस तरह का एक तरह से वातावरण होता है, कैसे वो अपने घर का काम करते हैं। तो ये सारी चीजें, परेशानियां भी वहाँ पर काफी है। तो इस तरह से हमने काफी सारी चीजें जान ली। हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ, कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को और आज हमारा जो टॉपिक है वो लगभग कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम शुरू करेंगे अपने पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर। तो देखिए यहाँ पर लेखिका आगे बढ़ती हैं और कहती हैं कि किस तरह से अब वो आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि जब वो वहां पर पहुंच जाते हैं, कटाव पहुंच जाते हैं और उन्हें बहुत ही सुंदर दृश्य वहां पर दिखता है, बहुत ही प्यारा दृश्य वहां पर दिखता है और उसमें जो मणि है उनकी मित्र, वो अभिभूत होकर उस पर्वत को माथा नवाती हैं, यानी कि उसे प्रणाम करती हैं इस तरह से सर झुकाकर। और यहाँ पर लेखिका कहती है कि न जाने कितना, और कहती है न जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हम पर इन शिखरों का, संसार कितना सुंदर है। स्वप्न जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा, तभी उदासी की एक झीनी परत सी मुझ पर छा गई और उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल आ गया। यानी कि ये सुंदरता तो अच्छी है, लेकिन यहाँ का जो जनजीवन है
वो बहुत ही कठिन है, बहुत ही ज्यादा मेहनत इन लोगों को करनी पड़ती है, तब जाकर ये अपना जीवन यापन किसी तरह कर पाते हैं। आगे लेखिका कहती है, आत्मा की अनंत परतों को छिलता हुआ हमारा यह सफर और आगे बढ़ा। इक्की दुक्की फौजी छावनियां वहां पर दिखाई दी और ध्यान आया कि यह तो एक बॉर्डर एरिया है। थोड़ी दूर पहुंचने पर चीन की सीमा है। एक फौजी से मैंने कहा, लेखिका कहती है, वहां पर एक फौजी से मैंने कहा कि इतनी कड़कड़ाती ठंड में उस समय जब तापमान -15 डिग्री सेल्सियस, देखिए एक होता है 15 डिग्री सेल्सियस जो हमारे यहाँ सर्दियों के टाइम पे होता है, जब हम मोटे मोटे जैकेट पहन के, ग्लव्स पहन के, सॉक्स पहन के, मोटे मोटे रजाई कंबलों में हम घुसे होते हैं। और एक होता है -15 डिग्री सेल्सियस, माइनस में टेम्परेचर, यानी कि आपका 15 से कम होते 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 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, और 0 के बाद -1, -2, -3, -4, बिल्कुल 0 नीचे की तरफ बिल्कुल टेम्परेचर गिर रहा है। तो -15 डिग्री सेल्सियस था। तो लेखिका कहती है, मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों को तकलीफ होती होगी, आर्मी वहां पर है, फौजी छावनियां हैं, और लेखिका कहती है कि मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों को तकलीफ होती होगी क्योंकि -15 डिग्री सेल्सियस जहां पर हर एक चीज जम जाती है, जो आपका रेफ्रिजरेटर का, जो आपका जहां पर आप बर्फ बनाते हैं, रेफ्रिजरेटर का जो टेम्परेचर होता है वो -15 डिग्री सेल्सियस होता है। तो वहां पर आप कोई भी चीज रख दें, पानी रख दें या आइस क्यूब्स रख दें या कोई भी चीज आप रख दें, वो क्या होती है, जम जाती है। तो ऐसे में वे हंस दिया, और एक उदास हंसी थी, वो बहुत अच्छी मुस्कुराहट नहीं थी, वो एक उदास हंसी थी। और उन्होंने आगे क्या कहा, आप सुनिए, आप चैन की नींद सो सके, आप चैन की नींद सो सके, इसीलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। यानी कि आप लोग चैन की नींद सो सके, इसीलिए हम यहाँ पर पहरा दे रहे हैं। फिर भेटूला, आगे लिखा हुआ था, फिर भेटूला, यानी कि फिर मिलेंगे कहते हुए जितेंद्र ने जीप को चालू कर दिया। उनको कहा फिर भेटूला, यानी कि फिर मिलेंगे कहकर जितेंद्र ने वहां से जीप स्टार्ट कर दी। और थोड़ी देर बाद ही फिर दिखी एक फौजी छावनी। लेखिका कहती है, आगे कुछ बड़े ही थे, थोड़ी देर बाद फिर एक फौजी छावनी दिखी जहां लिखा था, वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो, हम आज अपना अपना आज दे रहे हैं आपके कल के लिए, यानी कि आपका कल सुरक्षित हो सके, इसीलिए हम अपने आज को न्यौछावर कर रहे हैं। वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो। मन उदास हो गया। लेखिका कहती है, ये पढ़कर मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान नहीं आया कि जिन बर्फीले पहाड़ों, जिन बर्फीले इलाकों में बैसाख के महीने में भी 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगे थे। बैसाख का महीना होता है आपका 15 अप्रैल से 15 मई के बीच। जब हम शहरों में होते हैं तो वहां पर इस टाइम पे हमें एसी ऑन करने पड़ जाते हैं, यानी कि इतनी ज्यादा भीषण गर्मी होती है। इस टाइम पे भी लेखिका कहती है, बैसाख के महीने में भी जहां पर हम बाहर निकलते ही ठिठुरने लगते हैं, 5 मिनट में हम जमने लगते हैं। ऐसे में हमारे ये जवान पोष और माघ यानी कि जो बेहद ठंडे महीने हैं, इसमें जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, यानी कि इस टाइम पर यहाँ पर पेट्रोल के अलावा सब कुछ जम जाता है। ऐसे में ये तैनात रहते हैं और जिन संकरे, घुमावदार और खतरनाक रास्तों से गुजरते हुए हमारे प्राण कांप उठते थे, उन रास्तों को बनाने में जाने कितनों के जीवन अपनी मियाद के पूर्व ही खत्म हो जाते हैं। लेखिका कहती है कि जिन रास्तों पर चलते हुए हमें इतना डर लग रहा था, उन रास्तों को बनाने में कईयों के जीवन की मियाद यानी कि जो एक तरह से जीवन काल जो होता है वो समय से पहले ही खत्म हो जाना, यानी कि टाइम से पहले ही खत्म हो जाना। तो लेखिका कहती है, मेरे लिए यह यात्रा सचमुच एक खोज की यात्रा है। तो देखिए,
मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही बताया कि हमें यात्राएं जरूर करनी चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी जब हम कहीं अलग जगह पर जाते हैं, देखिए अगर आप उत्तराखंड में रहते हैं, आप राजस्थान जाएंगे, केरल जाएंगे, आप तमिलनाडु जाएंगे, आप बंगाल जाएंगे, तो आपको कुछ ना कुछ चीजें, वहाँ के ट्रेडिशन, वहाँ के रीति रिवाज और वहाँ का कल्चर, ये सारी चीजें आपको देखने को, सुनने को, समझने को मिलेगी। और कभी अगर आपको लगता है, आपको इंटरेस्ट है और आपके अंदर एक जोश है, एक उमंग है, तो आप इस तरह की एक यात्रा जरूर करें। काफी कुछ चीजें सीखने को मिलती है, काफी कुछ चीजें जानने को मिलती है। जिन बच्चों ने इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ा होगा शुरुआत से लेकर अभी तक, तो मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि बच्चों की इमेजिनेशन पावर काफी अच्छी होती है और काफी अच्छे से वो कल्पनाएं करते हैं। तो आप भी अभी बहुत ज्यादा बड़े नहीं हैं, तो अगर आप चैप्टर को पढ़ रहे हैं और आप उसमें अंदर डीपली जाते हैं, समझते हैं उसको ध्यान पूर्वक, तो आपको लग रहा होगा जैसे आप स्वयं यात्रा कर रहे हैं और आपने काफी कुछ चीजें सीख ली है इस यात्रा से। तो लेखिका कहती है कि मेरे लिए यह सचमुच ही एक खोज की यात्रा है, क्योंकि उन्हें नई नई चीजें पता चली है, उन्होंने नई नई चीजें जानी है। तो लेखिका कहती है कि मेरा जो ये पूरा सफर था, ये मेरी चेतना और मेरी अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। लेखिका कहती है, बहरहाल अब हम लायूंग से वापस युमथांग की ओर लौटे, यानी कि अब वो फिर से लायूंग से युमथांग की ओर लौट रहे हैं। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताजा ताजा आया था। लेखिका कहती है जो जितेन है, उनका ड्राइवर कम गाइड, वो कुछ दिन पहले ही नेपाल से आया था। युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण जुड़ गया था। ढेरों ढेर प्रियुता और रुड्रेड्रो के फूल। जितेन बताने लगा, बस 15 दिन में ही देखिएगा कि पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज रखी हो। जो पहाड़ों में फूलों की घाटियां होती हैं, तो जितेन बताता है कि ये अभी कलियां हैं और 15 दिन में ही ये पूरी घाटी फूलों से भर जाएगी। लेखिका कहती हैं, यहाँ रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे, इस कारण खतरे का एहसास कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ। बहरहाल घाटियां, वादियां, पहाड़ों और बादलों की आंख मिचोली दिखती। अब वापस आते वक्त भी उन्होंने वही घाटियां, वही पहाड़, वही बादल देखे और सारी चीजें उन्हें बहुत ज्यादा खुशी दे रही थी, अंदर से बहुत ज्यादा अच्छा फील करा रही थी, अनुभव करवा रही थी। पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती, पहाड़ी कबूतरों का झुंड बैठा था और पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप युमथांग पहुंची तो हम थोड़ा सा निराश हुए। लेखिका कहती है, जब हमारी जीप युमथांग पहुंची वापस, तो हम थोड़ा सा उदास हुए। बर्फ से ढके कटाव के हिम शिखरों को देखने के बाद युमथांग थोड़ा सा फीका लगने लगा। अब लेखिका कहती है कि जब अभी तक वो बर्फ से ढके हुए पहाड़ों को देख रही थी, उसके बाद अब वो आई तो उन्हें युमथांग जो है थोड़ा सा फीका लगा। और अब यहाँ पर लेखिका कहती है, और यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफर। यानी कि जिस मंजिल को आपने प्राप्त करना है, जिस मंजिल को आपने पाना है, जहां तक आपने पहुंचना है, उससे कहीं ज्यादा मजेदार होता है आपका वो सफर। आपने जितनी ज्यादा उस सफर में मेहनत की होगी, जितने ज्यादा आपने उस सफर में एक तरह से जितने ज्यादा आपने कष्ट उठाए होंगे, तो आपको उतना ज्यादा उस सफर का एहसास रहता है, जबकि मंजिल का कम। तो लेखिका कहती है, बहरहाल युमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से पूछा। युमथांग जब वापस पहुंची तो लेखिका कहती है कि वहां पर जो एक सिक्किमी युवती चिप्स बेच रही थी, उससे मैंने पूछा कि तुम सिक्किमी हो? तो उसने एक बहुत ही प्यारा जवाब दिया। आप देख सकते हैं, नहीं, मैं इंडियन हूँ, उसने जवाब दिया। सुनकर बहुत अच्छा लगा। लेखिका कहती है कि सिक्किम के लोग अपने आप को भारत में मिलाने के बाद बहुत ही अच्छा फील करते हैं, बहुत ही खुश होते हैं। तो उसने, जब लेखिका ने पूछा क्या तुम सिक्किमी हो, तो उसने नहीं में जवाब दिया। उसने कहा कि वो इंडियन है, भारतीय है।
सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। जब सिक्किम एक स्वतंत्र रजवाड़ा था, यानी कि जब स्वतंत्र रजवाड़ा था, वहाँ राजाओं के शासन हुआ करते थे, तब टूरिस्ट उद्योग इतना फला फूला नहीं था। तब वहाँ पर टूरिस्ट इतनी ज्यादा नहीं जाती थी, टूरिस्ट उद्योग वहाँ पर नहीं था। हर एक सिक्किमी भारतीय आबो हवा में इस कदर घुल मिल गया था कि लगता ही नहीं कि कभी सिक्किम भारत में नहीं था। जो सिक्किम है, अब वहाँ के लोग भारत की आबो हवा में इस तरह से घुल मिल गए हैं, इस तरह से आ गए हैं कि लगता ही नहीं कि सिक्किम कभी भारत का हिस्सा नहीं था। लेखिका कहती है, जीप में बैठते हुए एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट लिया। तब मणि ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं, सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। उन्होंने कहा कि ये पहाड़ी कुत्ते हैं और ये भौंकते नहीं है, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। क्या लेखिका को बिल्कुल भी इस बात पर यकीन नहीं हुआ। वो कहती है कि विस्मय और अंधविश्वास अविश्वास में मैं उसे सुनती रही। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णमासी की चांदनी का कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है। अब लेखिका कहती है, खैर, यानी कि बात को यहीं पे समाप्त करती है। लौटती यात्रा में जीप भी जितेन हमें रकम रकम की तरह तरह की जानकारियां देता रहा। जैसे, मैडम, यहाँ पर एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट है। यहाँ पर एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक जी के फुटप्रिंट है। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस तरह चावल छिटक कर गिरे थे, वहां पर चावलों की खेती होती है। यानी कि एक विश्वास है कि यहाँ पर गुरु नानक जी की थाली के चावल छिटक कर गिर गए थे और इसीलिए इस स्थान पर चावलों की खेती की जाती है। अब लेखिका कहती है, करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम, इसे खेदुम कहते हैं और यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है जहाँ देवी देवताओं का निवास है। यानी कि उसने फिर से उंगली दिखाई कि मैडम देखिए, इसे खेदुम कहते हैं और ये देवी देवताओं का निवास स्थान है और ये पूरा इलाका 1 किलोमीटर तक फैला हुआ है और यहाँ पर ये विश्वास है कि इस इलाके में जो गंदगी फैलाएगा उसकी मृत्यु तय है। तो लेखिका कहती है कि क्या तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते। लेखिका ने उनसे पूछा कि क्या तुम पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते। तो उसने जीभ निकालते हुए कहा, यानी कि एकदम बहुत ज्यादा एक तरह से आश्चर्य से कहा, नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम सब इनकी पूजा करते हैं। इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। तो लेखिका कहती है, तभी गैंगटॉक इतना सुंदर है। मैंने कहा, गैंगटॉक नहीं मैडम, गंतोक कहिए। इसका असली नाम गंतोक है। गंतोक का मतलब होता है पहाड़। ध्यान रखिएगा, चैप्टर को ध्यान पूर्वक शुरुआत से हम पढ़ रहे हैं। एक एक शब्द आपको एक नया उत्तर देता है। तो यहाँ पर उसने कहा कि मैडम, गैंगटॉक नहीं, गंतोक कहिए, क्योंकि इसका असली नाम ही गंतोक है और गंतोक का अर्थ ही होता है पहाड़। तो फिर लेखिका कहती है कि मैं कुछ पूछती कि वो फिर से चालू हो गया। मैडम, युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। यह तो सिक्किम जब भारत में मिला तो उसके कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा, घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आप देखिए, अभी भी यहाँ पर रास्ते बन रहे हैं। यानी कि जो युमथांग है, ये पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। ये एक तरह से यहाँ पर केवल भारतीय, जब सिक्किम भारत में आया, भारत में मिला, तो उस समय केवल भारतीय फौजें यहाँ पर रहती थी, आर्मी यहाँ पर रहती थी। लेकिन फिर वहाँ पर जो भारतीय आर्मी के एक कप्तान थे, तो उन्होंने दिमाग लगाया, शेखर दत्ता जी ने, उन्होंने कहा कि यहाँ पर केवल फौजियों को रखने से नहीं होगा, आप यहाँ पर रोड निकालिए और इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाइए। तो इस तरह से लेखिका कहती है कि हाँ, अभी भी बन रहे हैं। यानी कि नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है और शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम है सौंदर्य। यानी कि मनुष्य की
इसी असमाप्त खोज का, यानी कि दिन पर दिन मनुष्य नई नई खोजें कर रहा है और ये जितनी नई खोजें होती हैं ये उतनी ज्यादा सुंदर होती है, उतनी ज्यादा मनमोहक होती है, उतनी ही ज्यादा प्यारी होती हैं। तो इस तरह से लेखिका कहती है मैं ये मन ही मन कहती हूँ और इसी तरह जीप आगे बढ़ने लगती है। तो इसी तरह से बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा हमारा ये चैप्टर साना साना हाथ जोड़ी यहाँ पर कंप्लीट होता है। पाठ को हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। पाठ को हमने 4 से 5 सेशंस में यहाँ पर कंप्लीट किया। तो मुझे लगता है आप लोग काफी अच्छे से इस पाठ को समझ गए होंगे, इस पाठ को जान गए होंगे। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और कुछ जो जरूरी चीजें यहाँ पर हमारी शेष रह गई हैं इस पाठ की, उनको हम एक बार यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लेखिका ने बताया कि प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है और साथ ही किस तरह से का जनजीवन है यहाँ पर, किस तरह का जनजीवन है यहाँ पर युमथांग में या सिक्किम में लोगों का। तो देखिए यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम आते हैं पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर पर, जिनको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखिए कुछ जो प्रश्न हैं ये आपके पाठ्य पुस्तिका से लिए गए हैं, तो इनके उत्तर भी हम यहाँ पर जानेंगे। लेखिका को बर्फ कहाँ देखने को मिल सकती थी और वह स्थान कहाँ। अगला है जितेन ने सैलानियों से गुरु नानक देव जी के संबंध में किस घटना का वर्णन किया। कभी श्वेत कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है। तो ये चैप्टर आपका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सारे प्रश्न जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं सभी महत्वपूर्ण है। सबके आगे आप इम्पोर्टेंट लिख सकते हैं, महत्वपूर्ण लिख सकते हैं। और अब देखिए कुछ यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिन्हें हम सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपना डायरेक्ट प्रश्न उत्तर इस पाठ के जो हमने करने हैं। तो चलिए पहला प्रश्न है, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके पास है। पहला है युमथांग, दूसरा है लायुंग, तीसरा है कटाव, चौथा है गंतोक। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर है। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है ये बताया था आपको जितेन नार्गे ने। तो जितेन नार्गे ने यहाँ पर किसे भारत का स्विट्जरलैंड बताया। युमथांग, लायुंग, कटाव, गंतोक। देखिए गंतोक का अर्थ पहाड़ होता है जो कि एक पूरा शहर है, लेकिन लायुंग को की सुंदरता के बारे में भी यहाँ पर कहा है, युमथांग के बारे में भी कहा है, लेकिन कटाव को ही भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रास्ते में लेखिका को कौन सी पताकाएं दिखाई दी। रास्ते में लेखिका को कौन सी पताकाएं दिखाई दी। तिब्बती पताकाएं, बौद्ध पताकाएं, चीनी पताकाएं, बंगाली पताकाएं। कौन सी पताकाएं रास्ते में लेखिका को दिखाई दी। तो रास्ते में लेखिका को बौद्ध पताकाएं दिखाई दी, जिसमें क्या था कि जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो यहाँ पर सफेद रंग की पताकाएं लगा दी जाती हैं और कभी किसी शुभ कार्य के आरंभ होने पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। कंचनजंगा, AK2, एवरेस्ट, नंदा देवी। देखिए हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जो आपकी 5 पर्वत जिसमें होते हैं। रास्ते में लेखिका की सहयात्री कौन थी, यानी कि जो लेखिका के साथ यात्रा कर रही थी वो कौन थी। निर्मला, गीता, माधुरी, मणि। तो लेखिका की सहयात्री थी मणि। तो इस तरह से देखिए चैप्टर हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। साना साना हाथ जोड़ी की लेखिका इस पाठ के माध्यम से हमें ये बताना चाहती है कि यात्राओं से मनोरंजन, ज्ञानवर्धक एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ
भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान भी होता है। क्योंकि चैप्टर में आपने देखा किस तरह से लेखिका ने नेपाली भाषा का 2 से 3 बार यहाँ पर उच्चारण भी किया है और उसको अच्छा भी बताया है। तो इस तरह से अलग अलग संस्कृति सभ्यता हमें देखने को मिलती है और बहुत ज्यादा ज्ञान भी हमारा बढ़ता है, मनोरंजन तो होता ही है। तो इस तरह से आपको जरूर कभी न कभी किसी न किसी ऐसे स्थान की यात्रा जरूर करनी चाहिए जो अपने आप में अलग हो। तो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए, जो हमारे पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर है, इसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक किस तरह से सम्मोहित कर रहा था। लेखिका को किस तरह से सम्मोहित कर रहा था। सारे प्रश्न, इस चैप्टर के जितने भी ये प्रश्न हैं, सभी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। क्लास 10 के आप बच्चे हैं, बोर्ड एग्जाम्स में ये चैप्टर आपका जरूर आता है और सारे प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चैप्टर अगर पढ़ लिया है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर भी एक बार प्रश्नोत्तर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, रात के अंधेरे में सितारों से नहाया हुआ गंतोक लेखिका को जादुई एहसास करा रहा था। यह जादू ऐसा सम्मोहित कर रहा था कि मानो उसका अस्तित्व स्थगित हो गया है और सब कुछ अर्थहीन सा था। उसकी चेतना शून्य को प्राप्त कर रही थी और वह सुख, अतीन्द्रियता डूबी हुई सी उस जादुई उजाले में नहा रही थी, उसे आत्मीय सुख प्रदान कर रही थी। तो देखिए, लेखिका को गंतोक किस तरह का लग रहा था। तो आप अपने शब्दों में भी उत्तर लिख सकते हैं कि लेखिका को गंतोक ऐसा लग रहा था जैसे कि आसमान उलटकर यहाँ पर आ गया हो और बहुत ही ये जो जादू है ये उन्हें बहुत ही ज्यादा सम्मोहित कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो वहीं पर स्थगित हो गई है और सब कुछ अर्थहीन हो गया है, उनकी चेतना शून्य हो गई है। तो बहुत ही सुंदर तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। और उसके बाद आता है हमारा दूसरा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है। गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है। तो देखिए, उत्तर ध्यान पूर्वक सुनिए और चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही मेहनती हैं और यह उनकी मेहनत ही है जिस वजह से गंतोक आज अपने पुराने स्वरूप को कायम रखे हुए हैं। यानी कि वहाँ के लोग बहुत ज्यादा मेहनती है, वहाँ पर गंदगी नहीं फैलाते हैं, अपनी चीजों की बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाना पड़ता है। पत्थरों पर बैठकर औरतें पत्थर तोड़ती हैं, उनके हाथों में कुदाल व हथौड़े होते हैं, कईयों के पीठ पर बंधी टोकरी में उनके बच्चे भी होते हैं और वे काम करते हैं। हरे भरे बागानों में युवतियां बोकू पहनकर चाय की पत्तियां तोड़ती हैं और वहाँ के बच्चे भी बहुत मेहनती होते हैं। वो 4 से 5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर स्कूल जाते हैं, अपने माँ बाप की हेल्प करते हैं, लकड़ी काटने में, जंगल से लकड़ियां लाने में, घास लाने में, गाय चराने में, पानी लाने में। तो बहुत ही ज्यादा मेहनती होते हैं क्योंकि ये एक पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ का जीवन बेहद कठिन है। यहाँ पर लोग इन कठिनाइयों के बावजूद भी शहर के हर पल को खूबसूरत बना दिया है। यानी कि यहाँ के लोगों का जीवन इतना कठिन है, फिर भी इन्होंने अपने शहर को इतना ज्यादा सुंदर बनाया है। तो इसीलिए यहाँ के लोगों को मेहनत कश बादशाहों, यहाँ के शहर को मेहनत कश बादशाहों का शहर कहते हैं। तो देखिए, बहुत ही सुंदर सा उत्तर और बहुत ही सुंदर सा प्रश्न, जरूर इसको नोट डाउन कर लें और कोई दिक्कत हो तो जरूर डिस्कस करें। अगला प्रश्न है, कभी श्वेत। देखिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। देखिए, जब सफेद बौद्ध पताकाएं लगाई जाती हैं तो ये शांति और अहिंसा का प्रतीक होती हैं। कभी भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उस समय पर ये उसकी आत्मा की शांति के लिए किसी एकांत स्थान पर ये पताकाएं फहराई जाती हैं और इनको निकाला नहीं जाता, ये स्वयं ही नष्ट हो जाती हैं। कई बार
जब किसी नए कार्य की शुरुआत की जाती है तो उस समय पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती है। तो इसीलिए ये जो बौद्ध पताकाएं हैं ये शोक और नए कार्य के शुभारंभ की ओर संकेत करती है। यानी कि अगर सफेद पताकाएं लहराई गई हैं तो ये शोक का प्रतीक होती है, और अगर रंगीन पताकाएं हैं तो ये नए कार्य के शुभारंभ का प्रतीक होती है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा सा ये प्रश्न है, और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा टफ नहीं है। अब आप लोगों ने पढ़ लिया है तो अब आप आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहां की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियां दी थी? लेखिका को जितेन नार्गे ने वहां की प्रकृति, वहां की भौगोलिक स्थिति और जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियां दी? देखिए उसने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी थी अलग अलग तरह की। जैसे सबसे पहले उसने बताया कि सिक्किम एक पहाड़ी इलाका है, जगह जगह पर पाइन और धूपी की खूबसूरत नुकीले पेड़ हैं और रास्ते वीरान संकरे जलेबी की तरह घुमावदार है। थोड़ी थोड़ी डूंडी पर झरने बह रहे हैं। घाटियों का सौंदर्य देखते ही बनता है, और वहां की खूबसूरती स्विट्जरलैंड की खूबसूरती से तुलना की जा सकती है। भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया कि गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग है और यह फूलों से लदी वादियां हैं। रास्ते में कीवी लॉन्ग स्टॉक है जहां गाइड फिल्म की शूटिंग। थोड़ा ऊपर हिमालय पर्वत है। रास्ते में सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल है। पहाड़ी रास्तों पर फहराई गई सफेद ध्वजाएं बुद्धिस्ट की मृत्यु और शांति का प्रतीक है। तो इस तरह से यहाँ के जनजीवन के बारे में बताया था कि यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं। स्त्रियां, बच्चे, आदमी सभी काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, घर संभालते हैं, स्कूल जाते हैं, और महिलाएं पत्थर तोड़ती हैं। अलग अलग तरह की चीजें उन्होंने क्लियर की थी। तो ये आप बहुत ही सुंदर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत ही प्यारे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो जितेन ने सारी चीजें यहाँ पर बताई हैं। अगला है, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक जैसी क्यों प्रतीत होती है? बहुत ही सुंदर प्रश्न है, क्योंकि जितेन नार्गे ने यहाँ पर बताया था कि ये एक धर्म चक्र है, और इसको घुमाने से क्या होता है कि यहाँ पर एक तरह से इसको जब हम घुमाते हैं तो इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो जिस तरह से बाकी का हमारा पूरा देश है, जैसे लोग एक तरह से लोगों में आस्था होती है गंगा के विषय में, लोग सोचते हैं कि गंगा में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरह की पाप पुण्य की अवधारणाएं जो ये बनी हुई है, इससे लेखिका को लगता है कि हम देश के किसी भी कोने में चले जाएं तो हमारे जो देश के लोग हैं, पूरे भारत के जो लोग हैं, उनके जो आस्थाएं हैं, उनके जो विश्वास हैं और पाप पुण्य की जो उनकी अवधारणाएं हैं वो एक जैसी हैं। अर्थात हमारे देश की जो आत्मा है वो एक जैसी है। तो इसीलिए यहाँ पर लेखिका ने ये बताया कि भारत की आत्मा जो है वो एक है। तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी डिस्कस कर लिए हैं, एक्स्ट्रा जो चीजें हैं पाठ से जुड़ी हुई बातें हैं, टॉपिक्स हैं, वो भी क्लियर हो चुके हैं। और पाठ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो घर पर रिवाइज करके प्रश्न उत्तर जरूर कॉपी में लिखें। कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी चैप्टर से जुड़ी हुई, उसको जरूर नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करें। इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नए सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।